Let us continue the exercise 3.3 NCERT question number 3, page number page number 53. वर्ड प्रॉब्लम्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, यानी कि 6 वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड आपको मालूम है कि कोई फिक्स मेथड नहीं है कि इस मेथड को हम सीख लें और हमें ये वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में मालूम चल जाए। तो फिर क्या करें? वही मेथड, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। फिर ये देखें कि यहाँ पे किस 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है, उनमें से एक चीज़ को एक्स लेट करें, दूसरी चीज़ को वाई लेट करें, ठीक। और फिर वहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्हें इक्वेट करने की कोशिश करें। देखिए, अगर इक्वेशन बन गई, दैट इज़ इक्वेट हो गया, फिर सॉल्व करना आसान है। बाय एनी मेथड अभी इसलिए नहीं क्योंकि देखिए टेक्स्ट बुक में ये कुछ बच्चों के डाउट्स हमेशा रहते हैं कि अभी टॉपिक में एक्चुअली क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एक्सरसाइज 3.2 में क्या था, ग्राफिकल मेथड था। तो सारी प्रॉब्लम को हमने ग्राफिकल मेथड से किया, ठीक। एक्चुअली अभी वो वीडियो पेंडिंग है, वो अभी अपलोड ही नहीं हुआ है ग्राफिकल मेथड का। तो बहरहाल, तो अभी तक टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सारी प्रॉब्लम को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बात एग्ज़ाम में देखिए, मैंने हर वीडियो में शायद यही कहा है जब भी ये डाउट्स आए हैं, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन का कोई अगर डिमांड है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, क्रॉस, तो वहाँ से सॉल्व करो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है ना, कैसे भी सॉल्व करो, ठीक। तो पहले तो क्वेश्चन को रीड करो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है मेथड तो उससे करना है, मेंशन नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है। ऐसा नहीं कि मैं एलिमिनेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, एलिमिनेशन इसके बाद आएगा। एक्सरसाइज ने हमें, एनसीईआरटी ने हमें एक्सरसाइज 3.5 में परमिट किया है यूज़ एनी सूटेबल मेथड। क्लियर? तो जब एनी मेथड, चूंकि सारे मेथड कंप्लीट हो जाएंगे, आप कैसे भी करें एज यू विश। तो रीड द प्रॉब्लम। The difference between 2 numbers is 26 and one of the number is 3 times the another. Find them. देखिए, नंबर की प्रॉब्लम जनरली आसान होती है। नंबर में एक टॉपिक है डिजिट्स। डिजिट की प्रॉब्लम थोड़ी सी टिपिकल होती है। तो यहाँ नंबर्स के बारे में बात की गई है। लेट वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट। लेट वन नंबर be x, another number be y. now numbers हमने लेट कर लिए। अब रीड द क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हमें? क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, ठीक। अब एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस हम लार्जर से स्मॉलर को लेते हैं। तो ऊपर हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि विच वन इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर, ठीक है। आपने इसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इसमें अब आपकी मर्जी है। वर्ड प्रॉब्लम टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं। अब इन दोनों में से बड़ा किसको लेते हैं, छोटा किसको लेते हैं? आइदर यू टेक द वाई लार्जर, आप चाहो तो वाई को लार्जर ले लो, और आपका दिल अगर कहे तो आप एक्स को लार्जर कर दो, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी हो। आप एक्स को लार्जर करो या फिर वाई को लार्जर करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ आई राइट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, डिफरेंस मेरे पास है, डिफरेंस इज द 26। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है y माइनस एक्स इक्वल टू 26। दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप प्रेफर कर लीजिए, कोई भी एक।
आइदर यू कैन टेक दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं बात? तो अगर सपोज करें कि मैं इस इक्वेशन को ले लूं, जानते हैं अब x ग्रेटर हो गया, y स्मॉलर हो गया। क्यों? अगर हम दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस लें और वो डिफरेंस पॉजिटिव आ जाए तो ये कन्फर्मेशन है कि ये क्वांटिटी बड़ी होगी और ये क्वांटिटी छोटी होगी। दिस क्वांटिटी विल बी द, आवाज़ कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए इसको। ये क्वांटिटी हमारे पास लार्जर होगी और ये क्वांटिटी अब स्मॉलर होगी। श्योर? 5 - 3 इज इक्वल टू 2, तो ऑब्वियसली 5 लार्जर है, ठीक। और अगर हम 3 - 5 करते तो क्या -2 ना मिलता, तो ये लार्जर हो जाती, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फिर इन दोनों में से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो टाइम्स की प्रॉब्लम को हमने पहले भी देखा है। टाइम्स को बैलेंस करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, आइदर यू मल्टीप्लाई देम, या तो उन्हें मल्टीप्लाई करके बैलेंस करो, आइदर डिवाइड देम। प्रीफर क्या करेंगे आप? प्रीफर करोगे प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन वाला केस। टाइम्स हमेशा मल्टीप्लाई करके बैलेंस होगा। तो एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, x y। तो आप पहले ये पता करो बड़ा कौन है। यहाँ पे क्लियरली मुझे मालूम है कि x ग्रेटर है, ठीक, y स्मॉलर है। अच्छा x कितना ग्रेटर है? 3 टाइम्स। अच्छा y कितना स्मॉलर है? 3 टाइम्स। आप 3 छोटे वाले को दे दो, जितना टाइम छोटा होगा उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो y आपका 3 टाइम्स स्मॉलर है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना सो सिंपल। इसको आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिलहाल अभी स्ट्रिक्ट कुछ बच्चे परेशान रहते हैं, एलिमिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं, एलिमिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं। एलिमिनेशन नहीं करना, एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन है, टॉपिक सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन पे ही बात कीजिए। क्लियर? इतना कॉपी करें और x और y की वैल्यू को फाइंड करें। देखिए अभी एक बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि हमने 3 इसमें क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक। आइए बताएं आपको क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिए x और y में डेफिनेट x बड़ा है। x कितना बड़ा है वो प्रॉब्लम में जाके देखें कि x यानी एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स लार्जर है। तो आप एक काम कीजिए, ये 21 ले लीजिए, ये 7 ले लीजिए, दोनों में 3 टाइम्स का रिलेशन है। तो अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या ये बैलेंस हो गया? नहीं हुआ। तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा, ठीक, टाइम्स वाले रिलेशन में आप या तो मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, ठीक। डिवीजन को हटा दीजिए तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बचा। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हमेशा छोटे को करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? जितने टाइम्स छोटा होगा उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। 3 टाइम छोटा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या ये बैलेंस नहीं हो गया? तो इक्वेशन का मतलब बस हमें इक्वेट करना है, बैलेंस करना है दोनों साइड। तो आइए सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल की वैल्यू को ऑब्टेन करते थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल की वैल्यू को ऑब्टेन करते थे। तो क्या एक वेरिएबल हमें नहीं मिल रहा है तो आपको थर्ड इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप नहीं जानते तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड उसमें क्लियरली वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, ठीक। तो एक वेरिएबल ऑलरेडी मेरे पास है, तो डायरेक्टली आप पुट कीजिए वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वी गेट, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना मिला? 3y प्लस y इज इक्वल्स टू 26। वी गेट माइनस y, we get 2y is equals to 26, y is equals to 26 by 2 is equals to 30. Now put, अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे? एक वेरिएबल आने के बाद इसकी वैल्यू को उठा के हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे। तो पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हमें x हो जाएगा आपके पास 3 into 13 is equals to 39। पुट इन सेकेंड, सॉरी बड़ी मिस्टेक हो रही है आजकल। तो यहाँ से x और y आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं कि x और y को यहीं छोड़ देते हैं, फिर टीचर क्या करता है? उनके मार्क्स को डिड्यूस करता है।
तो आपको यहाँ नहीं छोड़ना, राइट द आंसर। ये आंसर आपका ये होगा, लार्जर नंबर बी 39 एंड स्मॉलर नंबर बी 30। क्लियर? नोट कीजिए। आइए सेकेंड प्रॉब्लम में कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ें। तो सेकेंड प्रॉब्लम आपकी रिलेटेड है एंगल से, ठीक। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो ये यहाँ पे हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कहा गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल दो होते हैं, कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। तो इसमें लार्जर स्मॉलर की बात की गई है, तो आप लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लीजिए? लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री। बोले इसमें कोई कन्फ्यूजन? आई होप बात समझ रहे। स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करें। देखिए वर्ड प्रॉब्लम को, आप क्वेश्चन को जितनी बार रीड करेंगे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। जब तक क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। और उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम का मीनिंग सिर्फ ट्रांसलेशन होता है। आपको इस लैंग्वेज को इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, दैट इज़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेके आना है। तो अगर यही प्रॉब्लम आपसे कही जाए कि इस प्रॉब्लम को संस्कृत में ट्रांसलेट कीजिए, संस्कृत आपको आती है तो ट्रांसलेट कर लेंगे, नहीं आती नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलर वे मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। तो क्वेश्चन को रीड करने पे पता चला कि एक एंगल दूसरे से 18 ज़्यादा है। देखिए एक मोर या लेस से होता है एक्सीड, और एक टाइम से होता है। टाइम्स को हमेशा बैलेंस करते हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके। और अगर सिर्फ ये कहा जाए एक्सीड कर रहे, मोर है, लेस है, इसे बैलेंस करेंगे प्लस या फिर माइनस के थ्रू। तो यहाँ पे एक एंगल दूसरे से 18 ज़्यादा है। तो आइए लिखिए x डिग्री y डिग्री। पहले देखिए क्या लार्जर स्मॉलर है इसमें? हाँ, लार्जर हमारा x है, स्मॉलर y है। तो अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि x लार्जर है। कितना बड़ा है? 18। तो अब हमेशा छोटे की तरफ जाइए। देखो हमेशा वन साइडेड रहा करो, चेंज करोगे प्रॉब्लम आएगी किसकी तरफ जाएं। आप हमेशा देखो बट प्रॉब्लम में छोटा कौन है? छोटा है y। अब देखो कितना छोटा है। अब x से y जो छोटा है वो प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन बताएगा। ये 18 छोटा है। कितना छोटा? 18 छोटा है। तो एक काम करो 18 देके इसे बैलेंस कर दो। टाइम्स नहीं है, मोर लेस एक्सीड, मोर लेस एक्सीड, प्लस और माइनस करके बैलेंस होंगे। इसका एक मेथड ये भी है कि आप x में से 18 माइनस कर दीजिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आगे हम चलें तो इस प्रॉब्लम में कहीं भी हमें कोई दूसरी कंडीशन नहीं दे रखी, ठीक। तो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था ग्राफिकल मेथड में जब आपको कोई दूसरी कंडीशन गिवन ना हो, और उस वक्त भी ये बात थी, लेकिन उस वक्त ये बात पूरी नहीं थी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नहीं था। याद रखें ये प्रॉब्लम, क्लियर, ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको इक्वेशन जो बनानी है वो 2 वेरिएबल में बनानी है। कुछ प्रॉब्लम इसकी 1 वेरिएबल में हो जाएंगी, लेकिन सारी प्रॉब्लम 1 में नहीं हो सकती। आर यू श्योर? क्लियर? तो याद रखिएगा अगर हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक, तो थोड़ा सा सोचिए, ऐसे बैठ के सोचिए। क्या सोचिए? ये सोचिए कि ऐसी कौन सा यूनिवर्सल ट्रुथ है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो हम जानते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करने पे आप देखो तो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। तो ऑल्सो x डिग्री प्लस y डिग्री must be equal to the 180 डिग्री। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्वेश्चन ने तो नहीं दिया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ ने दिया, ठीक। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन।
आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जानते हैं, नहीं जानते फिर से सुने। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है। एक वेरिएबल की वैल्यू या तो मैं कैलकुलेट करूंगा, कंसंट्रेट नहीं कर रहे आप लोग, x की वैल्यू या तो मैं कैलकुलेट करता हूं, तो यहां पे हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है, इस x को यहां से उठा लीजिए, उठाने के बाद यहां पुट कर दीजिए, x और y दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। क्लियर? वीडियो को पॉज करें और x और y ऑब्टेन करें। पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकेंड, तो वैल्यू को जब हमने पुट किया तो ये हमें मिला y डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहाँ रख रहे हैं, प्लस 18 प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये हमारे पास मिलेगा 2y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 2y डिग्री इज इक्वल्स टू 162 और y डिग्री इक्वल टू 162 बाई 2, वी गेट 81 डिग्री। तो हमें y डिग्री पता चल गया 81 डिग्री। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर एक वैल्यू मुझे मिल जाए, दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उठाकर कहीं भी रखिए जहां आपका दिल करता है, तो मैं कहूँगा कि आप पहले सेलेक्ट कीजिए सबसे आसान इक्वेशन कहाँ है। मैं कहूँ इससे ज़्यादा आसान है कोई इक्वेशन नहीं है, तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमें मिला x डिग्री इक्वल टू y डिग्री, y की वैल्यू 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक, क्लियर? प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग x लार्जर है, तो देखिए सोल्यूशन के अकॉर्डिंग भी x लार्जर है। बात समझ गए? राइट आंसर। प्रॉब्लम को आप कहीं कभी भी यहां नहीं छोड़ेंगे। राइट द आंसर, योर आंसर इज larger angle B 99 degree and a smaller angle B 81 degree। और इस स्टेटमेंट के लिए परेशान नहीं होना, जो आपने लेट किया है ना, लेट किया है, ये वही स्टेटमेंट है, बस वैल्यू x को रिप्लेस करके न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी गई है। चेक कर सकते हैं। Next, read the problem. Third problem. First, read the problem. Question number 3, third part. Question number 3, third part. Cost से related problem already we have solved in exercise 3.1 and also one problem in exercise 3.2 of pen and pencil, वो भी cost की problem है। Again we have the cost problem, तो I think पिछले वीडियोस में वो समझ में आ गया होगा। तो cost की problem one of the simplest problem, बड़ी आसान रहती है उसमें। आप हमेशा एक आर्टिकल की या एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कोलेक्ट करते हैं, या 1 kg पर kg कॉस्ट कोलेक्ट करते हैं x और y रुपीज़ में। फिर टोटल आपको मालूम है कि अगर सपोज दैट 1 किलो आलू की कीमत सपोज दैट 10 रुपया है, आपको 2 किलो आलू चाहिए, तो उतनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरे पास क्या कॉस्ट, ये क्या क्वांटिटी कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ये बैट और बॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये सेम प्रॉब्लम आपको बैट बॉल की कहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड पार्ट भी है। एक्सरसाइज 3.1 पार्ट सेकेंड। तो आप लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 bat be rupees x and the cost of 1 ball be rupees y। Now according to question सिर्फ आपको लिस्ट आउट करना है। क्या देखेंगे आप? सिर्फ ये देखें कि बैट कितना ख़रीदा गया। द
कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, 7 बैट खरीदे गए। ये आपके पास इक्वेशन होगी 7x, ये एक बैट की कीमत, ठीक, और ये टोटल क्वांटिटी प्लस चूंकि ऐड करेंगे 6 बॉल्स कितना हुआ 6y। बजट कैलकुलेट कर लीजिए कितना हुआ 3800। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं। लेटर शी बाइज 3 बैट्स, तो 3x एंड बॉल्स को परचेज किया 5 बॉल्स यानी 5y। खर्चा आपको कितना मिला 1750। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इक्वेशन सारे कॉमन फैक्टर से फ्री है, इसलिए हमने डायरेक्टली उनको 1 और 2 लिया फ्रॉम। अब आप क्या करेंगे, ये लेंदी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा, तो वीडियो को आप पॉज करें और सॉल्व करें बैठ के। आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए, आइदर फर्स्ट और सेकंड, जो भी आपको अच्छा लगे। वहाँ से x या y जो भी कैलकुलेट करेंगे ऑब्टेन कीजिए, फिर इसकी वैल्यू को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आप सेकंड इक्वेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सेकंड के कोएफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन से छोटे हैं। लेकिन कोई बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है, उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से कोई कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लें 3x + 5y इज इक्वल्स टू 1750। अरे आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो इक्वेशन सिलेक्ट कर रहे हैं उसको मेंशन कीजिए। अब यहाँ से x y आपकी मर्जी है, कुछ भी कैलकुलेट कर लीजिए। हमें ऊपर से दिख रहा है कि हमें कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ से x नीचे, अगर ये 3 नीचे पहुँचेगा तो 3 को डिवाइड करने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि y को पुट नहीं करेंगे, y को पुट करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 और 6 कैंसिल आउट नहीं होगा। ओवरऑल ये है कि इक्वेशन सिंपल नहीं है, इट टेक दैट टाइम। ठीक, आर यू श्योर? अब आप कहें एलिमिनेट, ये एलिमिनेशन से भी टाइम लेगा। अगर सिंपल हुआ, और हो सकता है सिंपल, तो ये सिर्फ क्रॉस से सिंपल रहेगा। तो लास्ट में जब ये सारे मेथड्स आप पढ़ लेंगे, आई विल गिव द कंपैरिजन बिटवीन ऑल, विच वन इज बेटर इन विच सिचुएशन। यहां से आप x कैलकुलेट कर लीजिए, ये हमें मिला 1750 - 55 और x = 1750 - 55/3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ पुट, क्या पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कहां से ऑब्टेन किया, ऑब्टेन किया गया इसको सेकंड से, पुट इन फर्स्ट। इस x को यहां से उठाएं, इस x को यहां से उठाएं, उठाने के बाद ऐसे करके ले जाएं और यहां पे जाके रख दें। कितना आसान है, देखिए क्या क्या करना है। और अगर आपसे ना उठे तो अम्मी अब्बू को बुला लीजिएगा, और फिर भी ना उठे तो छोटे भाई बहन को बुला लीजिएगा। ठीक, थोड़ा भारी है ना ये, कितना 1750 तो यहाँ दिख ही रहा है मुझे, तो ये तो अच्छा खासा भारी हो गया, 1 क्विंटल से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे उठाओ उसको, ऐसे करके उठेगा, नहीं उठ पा रहा है, तो बहरहाल उठाना भी नहीं है, बस यहाँ से इसको लेकर आकर वापस पुट कर दो। तो ये मेरे पास आ जाएगा, कितना आया 1750 - 55। आ गया, आसानी से नहीं आया, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की उठाने के लिए। बाकी एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा, आई थिंक वो बोर्ड पे दिखेगा नहीं, बोर्ड पे दिखेगा नहीं, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक इसको छोटा कीजिए, ये फर्स्ट। एक तो ऑनलाइन क्लासेस की यही बड़ी प्रॉब्लम है, कहाँ क्या लिख रहे हैं दिख ही नहीं रहा है। तो ये पुट ऐसे हुआ 7 × कितना हुआ 1750 - 55/3, और आगे रहेगा +6y इज इक्वल्स टू 3800। दिस इज ठीक। नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिए और यहाँ से y कैलकुलेट कीजिए इत्मीनान से। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ठीक, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा इस फॉर्मूले का याद रखा कीजिए। देखिए फॉर्मूला है बॉटमास, ठीक है। तो आइए चेक करें, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे नहीं, तो फिर क्या मिला, सिर्फ 7 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 से 1750 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मिला 1225
50 माइनस 35 बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक, मैं यहाँ से एक सेपरेट बाउंड्री बना दूँ, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ तक। अब या तो एलसीएम लीजिए, चूंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, या फिर क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एलसीएम मत लिया कीजिए, चूंकि उसमें 2 स्टेप जाते हैं, एक बार एलसीएम लेते हैं, फिर आप ट्रांसफर भी करते हैं। तो डायरेक्टली क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 को कैंसिल आउट कर देगा और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आएगा 12250 माइनस 35y प्लस ये यहाँ तक हो गया 18y इज इक्वल्स टू 11,400। ठीक, अब इसको उधर ट्रांसफर कीजिए और इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। माइनस 13y 35y प्लस 18y इक्वल टू 11400, ठीक, माइनस 12250। नाउ 35 माइनस 18 माइनस 17y इज इक्वल्स टू माइनस 850। ये माइनस कैंसिल आउट हुआ और y इज इक्वल टू 850 बाय 17 एंड y इज इक्वल टू 50। ठीक, y दैट इज द कॉस्ट ऑफ द वन बॉल। एक बॉल की कॉस्ट आ गई। अब आपको दूसरा दैट इज बैट की कॉस्ट फाइंड करने के लिए इस 50 को उठाएं और जाकर वहां पुट करें। अच्छा, कहां पुट करें? जो इक्वेशन सबसे ज़्यादा आसान हो। तो आई थिंक थर्ड इक्वेशन हमेशा ही आसान रही है, तो उठाकर इसको थर्ड में पुट कर दें। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y और y की वैल्यू को हमें पुट करना है, कितना? 50 बाय 3। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 बाय 3। x इक्वल टू माइनस कर दीजिए 1500 बाय 3, कितना आ गया? x इक्वल टू द 500। तो आंसर नहीं दिया अभी तक इसमें। तो आंसर देने के लिए देखिए, लेट द कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ वन बैट बी कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी, बस आपको यही स्टेटमेंट देना है। तो इसलिए मैंने रब नहीं किया था, आपको बताने के लिए स्टेटमेंट देना क्या है। ऊपर जो आप लेट करते हैं वही स्टेटमेंट को नीचे लिख दीजिए। वो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ वन बैट, ठीक, रुपी कितना? 500। कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना रुपी? 50। क्लियर? नोट कीजिए। आगे बढ़े। कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ पार्ट, टैक्सी चार्जेस। ये टैक्सी वाला वही है जो क्लास 9 में, क्लास 9 से दौड़ते दौड़ते आपके पीछे यहाँ तक आ गया है। क्लास 9 में भी चैप्टर नंबर 4 में टैक्सी फेयर करके एक प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पेपर में आती भी है और हर साल आती है वो प्रॉब्लम। और पूरे चैप्टर में अकेली वही प्रॉब्लम है बस जो सबको संभाल रही है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे चार्जेस चेंज कर दिए गए हैं। तो आइए बात करते हैं। एक टैक्सी वाला है, इस प्रॉब्लम को बाद में रीड कीजिएगा, पहले समझ लें। एक टैक्सी वाला है, वो 2 तरह के चार्जेस लेता है। 2 तरह के कैसे? बिल्कुल सेम उसी सिचुएशन में जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे 2 चार्जेस आप पे करते हैं। कौन सा? एक सर्विस चार्ज या फिर टैक्स चार्ज। भाई आप उनकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, उनका फर्नीचर यूज़ करते हैं, उनके इतने सारे लेबर है उनको यूज़ आप कर रहे हैं, वो सर्विस आपको पे खुद करनी होती है। एक दूसरा आपका मेस चार्ज, जो खाना आपने खाया, जो खाना आपने लिया,
वो पे करते हैं। ठीक, ढाबों की बात नहीं कर रहे, ढाबों में बेचारे जो होता है वो दे देते हैं, वो सर्विस चार्ज नहीं लेते। एक रेस्टोरेंट की बात की गई है। ये सेम एज इट इज़ प्रॉब्लम एनसीईआरटी में 3 जगह है। सुने, मैं वो तीनों प्रॉब्लम आपको यहीं बताता हूँ। तो टैक्सी वाला क्या कर रहा है, आपको 2 चार्जेस ले रहा है। एक चार्ज उसका फिक्स है, ये फिक्स चार्ज क्या आप उसका सर्विस चार्ज समझ लीजिए या उसका टैक्स चार्ज समझ लीजिए। फिक्स चार्ज सपोज दैट अगर वो कहता है कि देखिए फिक्स चार्ज आपका 2 रुपया है, दैट इज़ वो टैक्सी जाए या ना जाए, चले ना चले, क्लियर, आप जब उस टैक्सी में बैठना चाहते हैं तो आप पहले 2 रुपया दे दीजिए, ये उसका फिक्स चार्ज है। क्या समझे, कुछ समझ में आया नहीं आया? मतलब फिक्स चार्ज है, आपको 2 पे करना है। अब एक उसका फेयर चार्ज, भाड़ा, किराया, मान लीजिए वो फेयर चार्ज ₹5 पर किलोमीटर देता है, ₹5 पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर इसकी टैक्सी से गए तो 5 रुपया देंगे, और 2 रुपया ऊपर दे चुके हैं आप, यानी टोटल आप 7 रुपया दे चुके हैं। तो ज़रा एस्टिमेट करो, अगर इस टैक्सी से मुझे 105 किलोमीटर जाना है, 105 किलोमीटर, तो मैं कितना उसको पे करूँगा? तो देखिए अगर वो ये हटा देता तो सीधा 5 × 105 कितना आ जाएगा? 525, इतना मुझे पे करना है। बट वो आपको सर्विस दे रहा है, हो सकता है कि उस एरिया में एक ही टैक्सी वाला हो तो इसके ज़्यादा भाव बढ़ गए हों, तो 2 रुपये एडिशनल और मांग रहा है तो वो भी पे करेंगे। ये फिक्स है, उसमें कोई पर किलोमीटर का चार्ज नहीं का, वो आपको पे करना है जहाँ भी जाओ। ठीक, ये कितना आ गया आपके पास? 527, ये आपको पे करना है। तो सेम सिचुएशन में आइए एक बार फिर समझें। तो टैक्सी वाला हमें 2 चार्जेस ले रहा है। एक चार्ज मान लीजिए जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपया है, यानी कि बैठने का 5 रुपया आपको देना है हर हाल में उसकी टैक्सी में अगर आप जाएंगे। बड़ा अजीब टैक्सी वाला है। और फिर दूसरा चार्ज क्या मांग रहा है कि आप फेयर चार्ज, आप भाड़ा दीजिए। मान लीजिए वो उसका चार्ज 10 रुपया पर किलोमीटर है, माना? नहीं माना? मान लिया 25 किलोमीटर मुझे जाना है, कितना खर्चा हुआ? देखिए पहले 25 किलोमीटर का 10 के हिसाब से हिसाब लगा दीजिए, 25 × 10, ठीक, ये कितना हुआ? 250, और 5 रुपया ये तो आपको पे करना ही, इसमें तो कोई कंसेशन ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 255 रुपया आप इसको 25 किलोमीटर का पे करेंगे। 5 रुपया वो फिक्स चार्ज ले रहा है, देना पड़ेगा आपको। तो सेम प्रॉब्लम है, अगर हम फिक्स चार्ज को x ले लें और पर किलोमीटर चार्ज को y ले लें तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए इक्वेशन बनेगी हमारे पास, और जाना कितना है? 25 किलोमीटर है, मान लीजिए सपोज दैट वो किलोमीटर समय दे रखा है, यह आ जाएगा x + 25y = जो भी उसका खर्चा हुआ होगा वो हम इक्वेशन से उठा लेंगे। इक्वेशन बन गई। अब यही सेम प्रॉब्लम एनसीईआरटी में 2 जगह और है। कहाँ पे? देखिए लाइब्रेरी वाली प्रॉब्लम, लाइब्रेरी प्रॉब्लम इसके बाद यानी एलिमिनेशन में है, ठीक। उसके बाद एक प्रॉब्लम और है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले सेक्शन में है, हॉस्टल प्रॉब्लम। लाइब्रेरी में भी आप 2 तरह के चार्जेस देते हैं। वो 2 तरह के चार्जेस कौन से? लाइब्रेरी में एक चार्ज आप पे करते हैं एडमिशन चार्ज। एडमिशन चार्ज को आप फिक्स चार्ज समझ सकते हो, ठीक। यानी कि अगर आप कभी अपने स्कूल का ओवर एस्टिमेट देखें तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो स्कूल का पे करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का आप देखिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप अपना पे स्लिप देखते हो तो वो लोग स्पोर्ट, ठीक, मैगज़ीन और लाइब्रेरी, अदर कोई प्रोग्राम अगर स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, वो सारे चार्जेस ऐड कर के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनता है। यानी कि लाइब्रेरी चार्ज आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होता है और हर बच्चे का होता है। तो क्या लाइब्रेरी चार्ज को हम फिक्स चार्ज अज्यूम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो हर बच्चे ने पे किया है। दूसरा चार्ज कौन सा? फाइन चार्ज। अब फाइन सपोज दैट मैंने बुक इशू नहीं की तो मेरे पास फाइन तो नहीं आएगा, आप बुक इशू करते हो तो आपके ऊपर फाइन आएगा। अब वो फाइन भी डिपेंड करेगा डेज के ऊपर। अगर पर डे चार्ज आपका 1 रुपया है और 10 दिन के बाद अगर आप रिटर्न करते हैं आफ्टर 10 डेज, ठीक, तो 10 रुपये का आपको फाइन चार्ज पे करना होगा।
और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो कुछ इशू की फिर साल के बाद देते हैं और एक एप्लीकेशन देते हैं, सर जी मैं गरीब बच्चा हूँ इसलिए बुक मैंने रखी थी और मेरे ड्यूज़ माफ़ कर दीजिए। ठीक, बहरहाल स्कूल डेज़ के जो दिन होते हैं ना, जो टाइम होता है वो बड़ा मज़े का होता है। उसके बाद इतने मज़े का टाइम याद रखो बच्चों कभी ज़िंदगी में शायद ना मिले। सारे मज़े स्कूल डेज़ के ही होते हैं। स्कूल के डिपार्टमेंट कॉलेजेस के भी इतने मज़े के नहीं होते जितने स्कूल डेज़ में भाग दौड़ और मार पिटाई वो सब चलती है। तो बात समझ गए? तो आइए प्रॉब्लम को आप रीड कर लें। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर। अभी मैंने आपसे कहा कि एक टैक्सी वाला फिक्स चार्ज ले रहा है तो उसका कोई फिक्स चार्ज है। एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और कितना दूर जाना है उसका चार्ज अलग है। तो कितना दूर जाना है उसको आप किराया या भाड़ा कह सकते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, एक इंसान कोई 10 किलोमीटर जाता है उसका 105 रुपया पे करता है और दूसरा इंसान 15 किलोमीटर जाता है उसका 155 पे करता है। तो बताएं 25 किलोमीटर का हमें क्या पे करना होगा। ठीक है, तो आइए लेट करें, लेट कॉपी कीजिए। लेट द फिक्स चार्ज, अच्छा एक बात तो मैं भूल ही गया सेकंड प्रॉब्लम के, सेकंड प्रॉब्लम हॉस्टल की है। हॉस्टल में भी आप दो चार्जेस पे करते हैं, एक आपका एडमिशन चार्ज और दूसरा डाइनिंग चार्ज। डाइनिंग चार्ज यानी मेस चार्ज। अब सपोज दैट मैंने डाइनिंग चार्ज के लिए सिर्फ 15 डेज़ का पेमेंट दिया है तो मैं सिर्फ 15 दिन का पे करूँगा। एक बच्चा है वो 20 दिन का कहता है, दैट इज उसे 20 दिन कंटिन्यूस खाना लेना है तो वो 20 दिन पे करेगा। तो एक तो हो गया एडमिशन चार्ज। एडमिशन चार्ज को आप सिक्योरिटी चार्ज भी समझ सकते हैं। अगर प्राइवेट डाइनिंग या आप वो डेली जो होम डिलीवरी खाने की होती है अगर उसकी भी बात करें तो पहले हो सकता है कि आपसे वो सिक्योरिटी मनी ले, क्योंकि वो आपको वो टिफ़िन देता है कहीं आप लेके ना भाग जाएं। तो एक सिक्योरिटी मनी हो गया, वो तो सबसे लेगा। अब डिपेंड करेगा खाना कितने दिन लेते हैं। खाना जितने दिन आप लेंगे वो आपका पर डे हो जाएगा। तो फिक्स चार्ज, पर डे चार्ज। लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज, फाइन चार्ज। यहाँ पे क्या आपका फिक्स चार्ज, फेयर चार्ज। ये तीनों प्रॉब्लम सेम मेथड्स हैं। ये कहानी सुनाने का मतलब, ये बार बार बताने का मतलब ये है एक्चुअली क्लास 10 का सिलेबस 9 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। इतना नहीं है, बहुत बड़ा है। तो बोर्ड के लिए आप अपने आप को अभी से तैयार कीजिए, दैट इज़ हमें क्या क्या चीज़ें उठानी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। अब चूंकि ये तीनों प्रॉब्लम एक जैसी हैं, टैक्सी, लाइब्रेरी और डाइनिंग, तीनों में से सिर्फ एक को कर लीजिए, बाकी दो को छोड़ दीजिए टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि बोर्ड में इतना टाइम आपके पास नहीं होता, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। लेट द फिक्स चार्ज of taxi be rupees X, fare charge of taxi be rupees Y पर किलोमीटर, क्योंकि भाड़ा पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला इंसान कितना किलोमीटर गया एनसीईआरटी से देख लें, वो 10 किलोमीटर गया। तो 10 किलोमीटर का खर्चा देखिए फिक्स तो देना ही है आपको, वो तो आप बच नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, 10 किलोमीटर का कितना हुआ 10y, कितना पे किया उसने 105 रुपया। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अगेन ऑल्सो दूसरा इंसान देखिए कितना किलोमीटर जाता है, वो 15 किलोमीटर जाता है, फिक्स तो वो भी पे करेगा। 15 किलोमीटर की कीमत कितनी हो गई 15y और 155 रुपया उसने पे किया। दोनों को सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इक्वल टू 105 और x इक्वल टू 105 माइनस 10y, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। पुट कीजिए वैल्यू of x in equation second, ऊपर वहां पहुंच रहा है। जब आप पुट करेंगे तो यहां में मिलेगा, क्या मिलेगा, x की वैल्यू को यहां से उठाएंगे, यहां से उठा लीजिए, ठीक, उठा के यहां डाल दीजिए तो कितना आएगा 105 प्लस
105 माइनस 10y सॉरी प्लस 15y इज इक्वलेंट टू कितना आया 155। इसे सॉल्व करें 105 और ये कितना, ये 10 में से ये घटा दीजिए पहले, ये मिला 5y 155 माइनस 105, 5y इज इक्वलेंट टू 50 और y इज इक्वलेंट टू 50/5 दैट इज 10। ये तो पता चल गया उसका भाड़ा पर किलोमीटर 10 रुपया है, ठीक है। यहाँ से y कैलकुलेट करने के बाद आप सीधा x कैलकुलेट करोगे। तो अब ये बात सब समझ गए, अब फास्ट कर लीजिए स्पीड को। कुछ लोग शायद ये देख रहे होंगे कि YouTube पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उनको बड़ा धीरे सुस्त, नहीं सर मैं धीरे सुस्त नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, आपको दिखाना है ना। तो चले y इक्वल टू 10, 10 कितना, 10 की वैल्यू को पुट कर दे कहाँ पे, थर्ड में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड में जब आप पुट करेंगे तो ये x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना मिला 105 माइनस 100 और x इक्वल टू कितना आया 5। ठीक, दोनों कॉस्ट हमारे पास आ गई। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फिक्स चार्ज कितना हो गया ₹5 और फेयर चार्ज कितना हो गया ₹10 पर किलोमीटर। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, ना तो हमें x पूछा गया ना y पूछा गया था। सपोज दैट पूछा गया था बताएं कि 25 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा। तो इनिशियल क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो हम सीख रहे थे, सिमिलरली आप उसी वे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। तो अब निकालेंगे फेयर फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का क्या खर्चा होगा। ठीक है, तो पहले तो फिक्स चार्ज 5 रुपया तो वो देगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब 25 किलोमीटर का 10 के हिसाब से लगा लीजिए, 250 रुपया ये हो गया, टोटल ऐड कर लीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 250 इज इक्वल टू कितना आएगा 255। ठीक, एक दफ़ा ये प्रॉब्लम को मैंने क्लास टेस्ट में दिया और क्लास टेस्ट में पूछा ये बताएं कि अगर इस टैक्सी से आपको स्कूल से अपने घर जाना है तो क्या खर्चा होगा। मेजर ऑफ द स्टूडेंट ने प्रॉब्लम को छोड़ दिया। जानते क्यों सर? इसलिए कि उन्हें अपने स्कूल से घर का डिस्टेंस ही नहीं पता था। क्या बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं। क्या मैं उनसे पूछने जा रहा था? क्या मैं उनको अपनी बाइक से चेक करता कि उनका स्कूल का डिस्टेंस कितना है? जब इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो आपको मालूम है एग्जामिनर पता नहीं कहाँ होगा। CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपीज़ अलग अलग सेंटर पे चेक करती हैं। अब पता नहीं आप किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपके स्टेट में आके चेक करेगा कि आपका स्कूल कितना दूर है? आके चेक करेगा? इतने सारे बच्चों को चेक कर लेगा? तो उस केस में कुछ नहीं करना था, अपना कोई भी एक डिस्टेंस, जैसे यहाँ 25 है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर मान लीजिए, क्लियर। 5 किलोमीटर डिस्टेंस अच्छा खासा दूर हो जाता है। किसी दिन अब्बू के साथ या खुद बाइक पे निकलिए और डिस्टेंस को मेजर कीजिए कि 5 किलोमीटर है कितना, और अपने नियर बाय सारे डिस्टेंस को देखिए कि 5 किलोमीटर की रेंज के कितने डिस्टेंस हैं, तो आप पाओगे 5 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक, आर यू श्योर? कॉपी करें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आइए, थोड़ा फास्ट कर लीजिए क्योंकि जो लोग देखते होंगे वीडियो को समझते होंगे बड़ा सुस्त और काहिल है यार, इतना धीरे धीरे तो यार बोलना फिर समझाना, इतने में तो बोर होके चले। आइए प्रॉब्लम देखिए। फ्रैक्शन की प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज के बाद हर टॉपिक में है। एक प्रॉब्लम क्रॉस में है, एक प्रॉब्लम आपका एलिमिनेशन में भी है। तो पहले फ्रैक्शन की प्रॉब्लम को समझ लें। फ्रैक्शन की प्रॉब्लम में आपको 2 अननोन होते हैं। फ्रैक्शन एक्चुअली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से बनता है। ये डॉक्टर नहीं है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो न्यूमरेटर इसको आप x लेट करेंगे और इसको आप y लेट करेंगे, तो फ्रैक्शन क्या जनरेट होगा x/y। फ्रैक्शन क्या जनरेट होगा x/y। इसे बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब इस ओरिजिनल फ्रैक्शन में कुछ कहा जाएगा आपसे, क्या कहेगा? न्यूमरेटर को घटाइए या बढ़ाइए, डिनोमिनेटर में 2 प्लस कीजिए या फिर 5 माइनस कीजिए, डिनोमिनेटर को 2 टाइम्स कर दीजिए, न्यूमरेटर को 5 टाइम कर दीजिए, ये क्वेश्चन कहेगा। और वर्ड प्रॉब्लम में आप हमारी ना सुना करें, सीधा बुक उठाया करें
और क्वेश्चन को पढ़ा करें, क्वेश्चन क्या है क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें दो अननोन रहेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई, और हमें आंसर फ्रैक्शन देना होता है, एक्स और वाई नहीं। तो लेट करें और लेट एन आर इज द न्यूमरेटर, एन आर बी एक्स और डी आर बी वाई। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया x बाय वाई। मैंने ओरिजिनल क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करके इसको यानी चेंज करेंगे न्यूमरेटर, तो उसको एक नई वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अब डायरेक्टली आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ें। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ये जो फ्रैक्शन है x बाय वाई ये हो जाता है हमारे पास 9/11। अच्छा अपने आप हो जाएगा, फिजिक्स में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यही कहता है कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती, क्लियर, और चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ ये 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वो कहता है कि ऊपर भी 2 जोड़िए नीचे भी 2 जोड़िए, क्लियर। अगर हम दोनों में 2 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। और फर्दर सॉल्व कर लें इसको, ये हमारे पास आएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, ठीक। ये कितना आ गया 11x माइनस 9y माइनस 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगेन दोबारा से काम करेंगे, वही फ्रैक्शन होगा जिसको अभी आप लेके चल रहे हैं। फिर से क्वेश्चन उठा के देखें क्या कहा गया, हमें कहा गया इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब वो कहते हैं कि दोनों में 3 जोड़ दो, तो वो जैसा कहें करते रहिए, दोनों में 3 जोड़ दिया, अपनी मर्जी मत चलाइएगा। उसके बाद ये फ्रैक्शन हो जाता है 5/6, क्लियर, ये फ्रैक्शन हो गया 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर पहुंचाइए, इसको इधर पहुंचाइए, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। आई श्योर, ब्रैकेट ओपन कीजिए, कितना है 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ट्रांसफर कीजिए, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आई होप इक्वेशन बन गई। सॉल्व करके x और y फाइंड कीजिए। कंसंट्रेट करें, पहले दोनों में किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए, जो इक्वेशन आपको आसान हो, सेकंड सेलेक्ट कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ऐसा कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट सेकंड में आप क्या लें, जो अच्छा लग रहा है आपको। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक। तो यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए जो आसानी से आपको मिल जाए। x निकाल दीजिए, 6x इक्वल टू कितना आया माइनस 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा 5y और x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y बाय 6। इसे आप ले लीजिए थर्ड इक्वेशन, और इस थर्ड की वैल्यू को कहाँ से निकाला आपने, कहाँ से कैलकुलेट किया, सेकंड से उठा के कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में। मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर हम जहाँ से निकालें वापस पुट करें, तो अगर अपनी जेब से आप 100 का नोट निकाल कर वापस जेब में रख लोगे तो कुछ देगा वो दुकान वाला, कुछ नहीं देगा, क्योंकि आप जहाँ से निकाल के वहाँ रखोगे, आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अब आप इसको पुट करेंगे, पुट किस में करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन फर्स्ट। तो ये हमारे पास है कितना 11, x कितना आपके पास, x की वैल्यू है माइनस 3 प्लस 5y बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। आइए बॉड मास अप्लाई कीजिए, कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, माइनस 33 प्लस 55 y बाय 6 भी रहेगा, माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा माइनस 33
प्लस 55y, चूँकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, माइनस 54y माइनस 24। आइए फर्दर सॉल्व कीजिए, -33 और 24 को ट्रांसफ़र कीजिए और 55 और ये कितना बचेगा y इज इक्वल्स टू -24 प्लस 33 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। y निकल आया। x निकालने के लिए आपको क्या करना है, पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो सबसे आसान है। बच्चों मैंने हर प्रॉब्लम में बोला है, आपको सारी प्रॉब्लम कराई हैं और सुकून से कराई हैं। कुछ लोगों के डाउट्स ये होंगे बड़ी धीरे धीरे सुस्त, नहीं सर मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, अभी चैनल नया है ना, उसे ग्रो होने में टाइम लगेगा। ठीक, अभी स्पीड देखी कहाँ पे, देखोगे तो हैरत में रह जाओगे। तो यहाँ से आप पुट कर दीजिए, पुट करेंगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो सबसे आसान है, थर्ड ही आसान होती है, तो थर्ड में उठा के रख दीजिए x इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू कितना 9, यहाँ पुट कीजिए बाय 6, x इक्वल टू -3 प्लस 54 बाय 6 45 बाय 6 कितना आया, x इक्वल टू 42 बाय 6 7। तो x इक्वल टू हमें 7 मिला, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, तो आपका जो फ्रैक्शन था जिसको हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन बोला था FRACTION, फ्रैक्शन इज 7/9। दिस इज योर आंसर, नोट कीजिए इसको। चलिए लास्ट प्रॉब्लम में आइए। लास्ट प्रॉब्लम आई थिंक एज की प्रॉब्लम होगी वो। 5 years ago जैकब एंड सन्स, ठीक है, तो एज की प्रॉब्लम 3 स्टेप में सॉल्व होती है। ऐसा हमने एक्सरसाइज 3.1 आफ्ताब एंड हिज डॉटर में भी किया था। तो यहाँ पे भी ये एज की प्रॉब्लम 3 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में प्रेजेंट एज लेट करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप उस पर्टिकुलर टाइम पे एज को ऑब्टेन करेंगे और थर्ड स्टेप में इक्वेट करेंगे। क्या कहा मैंने, लेट द प्रेजेंट एज ऑब्टेन द एज एट गिवन टाइम एंड थर्ड इक्वेट देम, उन्हें इक्वेट कर दीजिए। सो सिंपल, 3 स्टेप में काम करना है। पहले स्टेप में प्रेजेंट एज, आइए 2 लोग हैं जैकब एंड सन, पहले कौन था आफ्ताब एंड हिज डॉटर, आई थिंक ये 6 पार्ट है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ओ सॉरी जैकब be X years. Let the present age of his son be Y years. अब आइए स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2, एक टाइम गिवन होगा, उस टाइम पे एज को ऑब्टेन कीजिए। 5 year hence, देखिए मैंने इससे पहले आपसे अगो का सिनोनिम देखने के लिए कहा था कि अगो का एक सिनोनिम होता है बिफोर। बिफोर अगो में भी माइनस करेंगे और बिफोर में भी माइनस करेंगे, ठीक है। हेंस के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो 5 year हेंस, 5 year हेंस, वो ये कहना चाहते हैं कि जैकब की एज अगर आज के दिन 45 साल की है तो अगले 5 साल बाद क्या होगी, तो बढ़ा दीजिए। उसके बेटी की उम्र अगर इस वक्त 10 साल की है तो अगले 5 साल बाद क्या होगी, बढ़ा दीजिए, ठीक। तो 5 year hence जैकब्स एज x plus 5 years, son's age अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए थर्ड स्टेप में, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, दिस इज माई द सेकेंड स्टेप, कम टू द थर्ड स्टेप, इक्वेट कीजिए। इक्वेट करना बहुत आसान है, आप हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज तो इन चीज़ों को धीरे धीरे सीखो जो सीख सकते हो।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड स्टेप में इक्वेट करेंगे। तो देखिए जैकब ने क्या कहा, जैकब ने अपने बेटे से कहा, जैकब आई विल 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब ने कहा कि मैं इस ज़माने में तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो देखिए ये रहा x + 5 इज इक्वल टू ये रहा y + 5। देखिए कौन क्या कहता है मुझे नहीं मालूम है, बट मैंने आपसे क्या कहा, मैंने ये कहा आप छोटे को देखिए, छोटे को पकड़ लीजिए। तो देखिए ये रहा बेटा, बेटा कभी बाप से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा छोटा रहेगा। तो ये हमारे पास छोटी क्वांटिटी। अब इस छोटी क्वांटिटी को देखिए कितने टाइम्स छोटी है, ये 3 गुना छोटा है, फादर 3 गुना बड़ा है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी x + y = 3y + 15, और यह आ जाएगा x - 3y + 5 - 15 = 0, और x - 3y - 10 = 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अगेन एज की प्रॉब्लम 3 स्टेप में सॉल्व होती है। प्रेजेंट एज, टाइम, एज एट द गिवन टाइम, थर्ड में इक्वेट करेंगे। प्रेजेंट एज ऑलरेडी हमारे पास है, दोबारा लेट नहीं करेंगे, बस ये टाइम देखिए। वो टाइम आपको क्या है, 5 years ago, 5 years ago। तो पहले 5 साल पहले पे एज तो लेकर आइए, 5 साल पहले। तो जैकब्स एज क्या होगी, जैकब्स एज हो जाएगी हमारे पास x - 5 years, और सन्स एज ये हो जाएगी आपके पास y - 5 years। ठीक, क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिए। जैकब ने अपने बेटे से क्या कहा, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। इस बार जैकब की एज यानी कि 5 साल पहले जैकब अपने बेटे का 7 गुना था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रही फादर की एज और ये रही बेटी की एज। तो छोटा कौन, भाई छोटा तो सर बेटा ही होगा। क्लियर, कितना छोटा, 7 गुना, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास x - y = 7y - 35, और ये हो जाएगा हमारे पास x - 7y - y + 35 = 0, और ये हमारे पास हो जाएगा x - 7y + 30 = 0। दिस द इक्वेशन नंबर 2। आई होप इसको फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे, जैकब की एज और उसकी बेटी की एज को पता कर लेंगे। ठीक, आई श्योर। तो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में।